और अभी की ताज़ा खबर ये बता दूं कि सबसे जो ताज़ा खबर अभी की है कि ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ओमर अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है, वो भी जम्मू कश्मीर बैंक फ्रॉड में ये पूछताछ हो गई है। और यही पे इसी मुद्दे पे आज हमारा ये प्रोग्राम है। और यहाँ पे देखिए लोग जो हैं प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि क्या जो है जो संजय राउत के घर पे जो छापा पड़ा, उनकी संपत्ति अटैच हुई, उसको लेकर के। तो ये बात पुरानी हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि सीबीआई को तोता बताया था, अब नई बात यह है कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय सब जैसे सरकार का हथियार बनते दिख रहे हैं। जो भी विरोध करे उसके पीछे ईडी को लगा दो। यही बात कल शरद पवार ने प्रधानमंत्री से मिलकर कहा कि संजय राउत की पत्नी की संपत्ति को अटैच करना जो है नाइंसाफी है। इससे पहले भी ये पैटर्न दिखता रहा है कि चुनाव से पहले विरोधियों के यहाँ छापे मारे जाएं। अगर ईडी की कार्रवाई इतनी निष्पक्ष है तो वो सरकार के साथ खड़े नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं दिखती है। हुआ ये भी है कि जिन नेताओं ने दूसरी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन कर लिया और जब वो दूसरी पार्टी में थे तब उन पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, जैसे कि वो दूध के दूल्हे हो गए। और ईडी जितने मुकदमे करती है उसमें कितनों में सजा दिला पाती है, ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो मैं आपको बताने जाने वाला हूं। जितने मुकदमे ईडी दायर करती है उसमें से 1% से भी कम मामले में जो है कन्विक्शन मिलता है लोगों को, यानी उसको अपराधी सिद्ध कर पाती है। तो क्या ये मतलब साफ है कि ईडी सिर्फ तंग करने वाली एजेंसी बनती जा रही है, भारतीय हितों की रक्षा करने वाली और न्याय करने वाली एजेंसी नहीं। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ यशवर्धन आजाद साहब हैं, पूर्व आईपीएस स्पेशल डायरेक्टर सिक्योरिटी, आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता और महेश वर्मा बीजेपी के भी नेता बनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नीता के पास चलते हैं, अपने सहयोगी के पास। नीता, आप इस खबर पे बहुत दिनों से लगी थी, आखिरकार आपने वो डाटा ढूंढ निकाला। इतना कम कन्विक्शन रेट पे क्या कहना होता है ईडी के पूर्व अधिकारियों या जिन भी लोगों से आप मिलते हैं जो कि इन सब मामलों से जुड़े हुए हैं अधिकारी? बाबा, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो अपने आप केस जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकती। उसका जो एक है वो आधार बनाती है कोई भी एजेंसी। अलग अलग एजेंसीज हैं, चाहे एनआईए हो, दिल्ली पुलिस हो, एनसीबी हो या कोई भी अलग इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, पहले वो केस रजिस्टर करती है, सीबीआई हो, फिर उसके बाद ही जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो केस बनाती है, उसी के आधार पर वो केस बनाती है। ईडी के अफसरों का कहना है कि ज्यादातर जो केसेस हैं, जो बाकी के बनाए हुए एजेंसीज के केसेस होते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं कोर्ट में जाके, वो साबित नहीं कर पाते, जिसके चलते जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके केसेस भी जो हैं वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। जहां तक इस मामले का सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट पे भी चल रहा है। खुद जो तुषार मेहता है उन्होंने कोर्ट में ये बोला है कि 4700 केस जो है वो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है जब से पीएमएलए कानून आया है 2002 में, जिनमें वो 313 लोगों को वो अरेस्ट कर चुकी है। ऐसे भी बहुत केसेस हैं जिनमें ये देखा गया है कि जो एक्यूज्ड है किसी एजेंसी का, जैसे सीबीआई का कोई अगर एक्यूज्ड है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं, 2G केस में AK श्रीवास्तव थे, वो अप्रूवर बने थे उस केस में सीबीआई के, लेकिन वो विटनेस थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। लेकिन क्योंकि वो केस गिर गया, सीबीआई का केस गिर गया, इसलिए जो ईडी है वो भी उसे अपने विटनेस के तौर पर उन्हें कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि वो अपने आधार पर तो कोई केस बनाती नहीं है, किसी की स्टैंडिंग पर ही केस बनाती है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जितने भी विपक्षी नेता हैं, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा है, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो इकबाल मलिक हो, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी हो, सत्येंद्र जैन हो, जो भी हो, अभी ये ओमर अब्दुल्ला साहब भी हैं, इन लोगों के खिलाफ वही लोग हैं जो ऑपोजिशन में हैं। ऑपोजिशन के खिलाफ ये इसे टूल बनाकर जो है गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है, ऐसा ऑपोजिशन के लोगों का कहना है। उनका ये भी कहना है कि हालांकि सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया था बीजेपी के नेता के खिलाफ भी महाराष्ट्र में, लेकिन ईडी ने उसके खिलाफ जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इसे यूज किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और जिस तरह से केसेस हैं, क्योंकि रेट्स जो है वो ईडी की पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन उसका जो लॉजिकल एंड है, जो लॉजिकल कंक्लूजन है, वो नहीं निकाल पाती है। लेकिन ईडी के अफसर ये कहते हैं कि उनका सिर्फ काम है कोर्ट के
के सामने चार्जशीट पेश करना, वो अपनी चार्जशीट पेश कर देते हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेता है। जी नीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील से समझाया कि जो केस तो दर्ज कर लेते हैं लेकिन वो जो कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचता। आपने एक्सपर्ट के जाने के पहले एक केवल डाटा आपके सामने रखना चाहूंगा कि कितने केस दर्ज होते हैं और क्या कन्विक्शन कितना हुआ है उन केसेस के मामले में। और ये जो है काफी चौंकाने वाला जो है तथ्य है, जो कि नीता भी कह रही थी कि अलग अलग एजेंसियां भी इन्वेस्टिगेट करती हैं, लेकिन इतने कम मात्रा में कन्विक्शन होना जो देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो कन्विक्शन है आप देखिए 2016-17 में जो केस दर्ज हुए हैं 212 जांच की गई, केवल 2 कन्विक्शन है। इस अनुसार देखें 2, 2, 4, 1, तो इतने सारे केसेज आप दर्ज करते हैं और उसमें 1% से भी कम आपका कन्विक्शन रेट है। यशोवर्धन आजाद साहब, आपके पास सर सबसे पहले आना चाहूंगा। मेरे साथ आनंद दुबे और महेश वर्मा भी हैं शिवसेना और बीजेपी से। सर आपका तो लंबा अनुभव रहा, स्पेशल डायरेक्टर रहे, ये आंकड़े अपने आप में सब कुछ बयां करते हैं, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? ये आंकड़े जो दर्शाते हैं वो ये है कि अवश्य सजा तो बहुत कम परसेंटेज में मिली है, बल्कि इंडिया में चाहे ईडी इस केस को रजिस्टर करे चाहे कोई भी रजिस्टर करे, भ्रष्टाचार के जितने भी मामले आते हैं उसमें सजा बिल्कुल ही बहुत ही कम प्रकरणों में मिलती है। इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण यह है कि सारे केस गलत पंजीबद्ध किए जाते हैं, या कारण ये है कि यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं या जिस तरह के अन्वेषण की अपेक्षा की जाती है वो शायद संभव नहीं है। शायद कुछ ऐसे ही एविडेंस अगर आप बाहर के केसेस में अगर करेंगे तो शायद कन्विक्शन मिल भी जाता है। मेरा ये कहना है कि जहां तक ईडी और इसका सवाल है, अगर हम इससे धारणा से चलते हैं कि किसी के खिलाफ कोई केस ही नहीं था और बल्कि उसे मैन्युफैक्चर किया गया था, तो ये शायद अतिशयोक्ति होगी। इतना जरूर है कि प्रकरणों में कुछ ऐसी बू जरूर आती है और उसके बाद जो उसमें विवेचना होती है, विवेचना में कई समस्याएं होती है, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी शक नहीं है कि जहां तक ये एजेंसियों का सवाल है वो बिल्कुल ही केंद्रीय शासन के अंदर रहती हैं। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। इसलिए केज्ड पैरेट की जो आपने बात कही वो बहुत पहले से चली आ रही है। और इनकम टैक्स का प्रयोग इलेक्शन में करना ये भी हमारे प्रजातंत्र की एक बिल्कुल ही ऐसा पहलू है जिससे हम पूरी तरह वाकिफ है। सवाल अब ये उठता है कि जब तक आप स्वायत्तता नहीं देंगे ऐसी एजेंसियों को, तो इसी प्रकार केस रजिस्टर होते रहेंगे और इसी प्रकार के अन्वेषण होते रहेंगे। आप बल्कि एक और सीबीआई का केस देख लीजिए जो सुशांत सिंह का था, उसमें भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो इसलिए दोहरी मार है। एक तो रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा टफ है, उसीलिए भ्रष्टाचार के केस यहां सिद्धि नहीं होते। इसका मतलब ये तो नहीं भारत में भ्रष्टाचार है, लोग भ्रष्टाचार से कराह रहे हैं। लेकिन सर ये सवाल इसलिए भी लाजमी बनता है कि पहली बार देखने में आया कि कोई शरद पवार जैसे कद का आदमी नेता प्रधानमंत्री के पास जाए और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि संजय राउत के साथ जो हो रहा है वो काफी गलत है। तो ये भी पहली बार ही देखने को मिला है। नहीं, ये पहली बार तो नहीं मिला है। अक्सर नेता पहली चीज, किसी भी अगर राजनीतिक नेता के खिलाफ कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध होता है तो तत्काल ये आवाज हर तरफ से आती है कि ये पॉलिटिकली है। ये अभी की बात नहीं है, बल्कि 50 साल पहले की बात है। अगर आप कहें तो कई प्रकरण में आपके सामने नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था सर। मेरा मतलब था कि प्रधानमंत्री से मिलकर प्रधानमंत्री को बताना। जी हाँ, प्रधानमंत्री बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, लेकिन संजय राउत ने इस बात को तभी रेज किया जबकि उनके खिलाफ ये केस रजिस्टर हुआ। नवाब मलिक ने भी इस बात को तभी कहा जब उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। क्यों नहीं ये बातें पहले पब्लिक डोमेन में आ गई थी? अब मैं सोचता हूं अगर ईडी अफसर की तरफ से एक्सटॉर्शन होता है तो उसके निलंबित करके उसे जेल में डालना चाहिए। एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी, अरेस्ट के बाद। जी महेश वर्मा जी, कई नेता तो खुलेआम कहते रहे कि बीजेपी में आ गया हूं तो अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कोई दूसरे दल में रहते हैं, मुकदमा चलता है, बीजेपी में आ जाते हैं तो जांच बंद हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मनोरंजन जी, इस तरह के कोई नेता ने न कभी कुछ कहा है, ना इस तरह के किसी नेता की किसी बात को कभी बीजेपी ने गौर किया है, ना सरकार में इस तरह की कोई हम लोग किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस देश में अगर कानून फेल नहीं होता है, कानून को पालन करने वाले फेल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये नजरिया होना चाहिए। दूसरी तरफ की, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कहता है कि सांसद और राजनीतिक प्रतिनिधि जो है उनके खिलाफ जो है सरकार जो है स्लो तरीके से किसी कार्रवाई को, एविडेंस को या जो प्रोसीडिंग है उसको लेकर रुख अपनाती है। दूसरी तरफ शरद पवार जी जो है एक राजनीतिक के लिए कोई सोशल कॉज, कोई पब्लिक कॉज, कोई किसी के उसके कारण वो प्रधानमंत्री से नहीं मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं कि संजय राउत के यहाँ जो है ईडी ने जो कार्रवाई करी उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री के सामने वो अपना विरोध दर्ज कराते हैं। इसको कहते हैं इसके पीछे जो डाटा है सर, इसके पीछे महेश जी जो डाटा है, आप केस दर्ज करते हो, लोगों की बदनामी भी हो जाती है, कुछ आप संपत्ति भी अटैच करते हो, लेकिन कन्विक्ट नहीं कर पाते हो आप एक दो केस में, 200 में से, 400 में से। तो ये भी तो अपने आप पे सवाल उठाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप यूपीए और एनडीए दोनों गवर्नमेंट की तुलनात्मक अध्ययन करके उसके डाटा को सामने रखिएगा। आपके दर्शकों की भी आंख खुलेगी और आपको भी समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। आज जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के ऊपर तो आप सवाल आज लेके खड़ा कर रहे हैं कि शरद पवार जी आज सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं, इसी बात के लिए कर रहे हैं। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे की अगर कहीं चोरी है और उसका जांच परख कर लेना, उसमें पूछताछ कर लेना, क्या ये अपराध है? अगर संजय राउत गलत होंगे तो निश्चित रूप से उनको सजा दी जाएगी। ये तो वो दौर नहीं है ना कि अगर लालू यादव को सजा होती है तो उनको पॉलिटिकल एस्केप देने के लिए उस समय कानून बना था। आप ही जैसे लोग जो है इस समय लेके उस बिल को लेके आप लोग आनंद दुबे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आनंद दुबे, आप महेश जी, आनंद दुबे को, हाँ बोलिए। बाबा प्रणाम। पहले आदरणीय महेश जी को ध्यान कराना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के दो बड़े नेता, एक हर्षवर्धन पाटिल और एक संजय काका पाटिल, दोनों जन की यूट्यूब पर वीडियो है यह कहते हुए कि आजकल रातों को अच्छी नींद आती है क्योंकि हम भाजपा में हैं, न ईडी का डर है न सीबीआई का डर है। तो ये भेदभाव क्यों? जब से 2019 से शिवसेना की महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, उसी दिन से केवल एक व्यक्ति टारगेट पे, आदरणीय संजय राउत। और संजय राउत जी राज्यसभा सांसद हैं, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं, नेता हैं, पत्रकार हैं। और शिवसेना के इस इतने बड़े नेता के ऊपर जांच क्या चल रही है कि शादियों में फूल वाला कौन है, डेकोरेटर किसने किया है, जिस घर में स्वयं रहते हैं, जिसमें उनका परिवार रहता है, उस घर को सीज किया जाए। उस गांव में जाकर सरकार संपत्ति जब्त कर रही है जो उनका पुश्तैनी गांव है अलीबाग में। तो आप देखिए कि ईडी की जांच कितने भयंकर लेवल पे चल रही है। देश का लाखों करोड़ों रुपया लेकर व्यापारी विदेशों में भाग जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता स्कैम करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टैलिन हो, चाहे कोई भी जगन मोहन हो, जो भी आपके साथ नहीं आना चाहता है, आप उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और यहाँ तक कि एनसीबी ने तो अपनी गरिमा खो दी। इतनी तेजी से अटैक किया था आर्यन पर, अंत में वो बम फुसकी बम निकला। दुबे साहब, महेश जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। महेश जी जल्दी से बोलिए, मुझे ब्रेक लेना। बाबा आपसे ये मैं समझना चाहता हूं कि आखिर में हम इनको क्यों लेना चाहेंगे? आज हमारे पास क्या ऐसी चीज की कमी है? हम एक जो जनपेक्षा पे खरे उतरते हैं, जनादेश हमें संपूर्ण रूप से मिल रहा है, हम अच्छे से सरकार चला रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है जिसकी वजह से हम इनको अपने साथ मिलाने के लिए ईडी और सीबीआई का हम इस्तेमाल करेंगे? ये कैसी बात कर रहे हैं? हास्यास्पद और मतलब अजीबोगरीब महाराष्ट्र में आप सरकार बनाना चाहते हैं। ये कौन सा तरीका है? आप सब हमारे साथ बने रहिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं? इनको समझ आप दोनों सही कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटूंगा तो यशोवर्धन आजाद सर से पूछूंगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सत्ताधारी पार्टी पे या सरकार पे इसका दुरुपयोग का आरोप लगा हो। एक समय सीबीआई का भी नाम कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लोग कहते थे, ऐसा कहा जाता था। वक्त है छोटे से ब्रेक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी ईडी का एक छापा उमर अब्दुल्ला पे के यहाँ पर रहा, और एक ग्राफिक के जरिए आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप देखिए ग्राफ जो है ऊपर जाता जा रहा है। 2014 से जो लगातार जो ग्राफ है, और 2019 में
करीब 650 से अधिक छापे मारे गए थे और 2018 में भी करीब 500 के करीब छापे मारे गए थे, जबकि कन्विक्शन रेट मैं आपको दिखा चुका हूं लेस देन 1% है। अब हम सीधे चल सकते हैं यशोवर्धन आजाद साहब। सर, मैं ये कहने में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी सरकारें होती है वो या तो सीबीआई का, पहले सीबीआई का दुरुपयोग करती थी, अब ईडी का ज्यादा होने लगा है। तो सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए, वो चाहे किसी भी पार्टी के का हो, वो उसके लिए एक हथियार ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने ये बात सबसे पहले ये रखी थी कि ये तो हमारे क्या कहिएगा प्रजातांत्रिक प्रणाली की एक धरोहर है जो हमें कई शुरू से हमें प्राप्त हुई है और इसको सभी अपने अपने वे में इसको परफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा भारती जी कि नेताओं का ऐसा प्रभाव रहता है अपने इलाके में कि सारी चीजें जो है वो चाहते हैं उनके अम्ब्रेला के अंदर हो। तो अगर एम्स खुलता है वहां पे तो कहते हैं नेता उसका क्रेडिट लेते हैं, अगर सड़क चलती है तो नेता क्रेडिट लेते हैं, एयरपोर्ट खुलता है तो नेता क्रेडिट लेते हैं। लेकिन जब एक बैंक 180 करोड़ में इतने हाई प्राइस में कहीं कुछ खरीद लेता है तो उसमें नेता का कोई भी रोल नहीं। देखिए, आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लड़ाई किस लिए हो रही है? क्योंकि महाराष्ट्र के जो बिल्डर्स हैं सबसे ज्यादा धनी हैं और हमारे यहां जब तक पैसा राजनीति में प्रजातांत्रिक प्रणाली के तरफ नहीं जाएगा ताकि सब लोगों को पता हो किस तरह का पैसा आया है, कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड खत्म नहीं होंगे, तब तक ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। बेसिक जो समस्या है उसको हम नहीं सॉल्व करते। और भारती जी, एक चीज और, सरकार और ऑपोजिशन एक मामले में बिल्कुल एक है, पता है वो क्या है? स्वायत्ता देने के मामले में। आज अगर ऑपोजिशन क्यों नहीं कहता है कि सीबीआई को ऑटोनॉमी कंप्लीट दे देनी चाहिए या ईडी को कंप्लीट दे देनी चाहिए? ये कभी नहीं होगा। ये दोनों इस मामले में साथ। जी, सही कहा आपने, दोनों इस मामले में सेम है। हमें बताया जा रहा है कि नजीर हमें मिल गए, हम सीधे नजीर के पास चलते हैं एक अपडेट के लिए। नजीर, क्या जानकारी है उमर अब्दुल्ला की यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं ईडी के? जी, उनकी जो तफ्तीश हो रही है, ये उनकी क्वेश्चनिंग आज हो रही है दिल्ली में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये किस तरह दुरुपयोग हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज का और किस तरह अपोजिशन के खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनका ये भी, उसके स्टेटमेंट में ये भी कहना है कि जब भी कहीं भी किसी स्टेट में इलेक्शन नजदीक हो तो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। और उनको लग रहा है शायद यहाँ भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो गए इसलिए ये हो रहा है। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला इस जो तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, इसमें साथ देंगे, पूरा कॉपरेट करेंगे क्योंकि उनको कोई छुपाने की बात नहीं। लेकिन मामला क्या है सारा? 2010 में जम्मू कश्मीर बैंक ने बांद्रा में 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ली। उस वक्त आरोप लग रहे थे मैनेजमेंट के खिलाफ ये ज्यादा पैसों में लिया गया जो मार्केट रेट से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर बैंक ने जो डील की, क्या उसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का हाथ है या मैनेजमेंट ने ही किया है? बैंक के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज है और उस एफआईआर में उमर अब्दुल्ला कहीं आरोपी नहीं है। लेकिन यहाँ जब हम ये देखें कि ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकल लीडर से जब पूछताछ होती है तो हमेशा उसको सियासी नजर से देखा जाता है। 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा खत्म हुआ और यूटी बन गई, तब से तकरीबन सभी जो नेता हैं यहाँ, बड़े नेता, उनके खिलाफ कोई केस जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला की भी ईडी क्वेश्चनिंग हुई है, महबूबा मुफ्ती उनकी भी हो गई है, उनकी मां की भी हो गई, पूरे परिवार की। नजीर, आपने सही कहा। फारूक अब्दुल्ला साहब तो पार्लियामेंट में दिख रहे हैं लेकिन ये छापा पड़ रहा है। हम सीधे महेश वर्मा जी के पास चलेंगे, उसके बाद ये क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे बाकी मेहमानों से। शर्मा जी, क्या ये बात जो आजाद सर ने कही कि कोई नहीं चाहता कि इसको पूरी ऑटोनॉमी मिले इन संस्थानों को, सब चाहता है कि हमारे पॉकेट में रहे, जब मैं पावर में आऊं तो इसका उपयोग या दुरुपयोग जो भी करूं? स्पर्धन जी बड़े यशस्वी आईपीएस रहे हैं हमारे देश के और मैं तो हमेशा इनका एक प्रशंसक भी रहा हूं और एक परिवार जो है हमेशा इस देश की सेवा करते हुए आगे बढ़ा, चाहे इनके भाई हों चाहे पिताजी हों। तो निश्चित रूप से इनकी कोई बात को ख्याल में रखते हुए मैं, जब इन्होंने ये बोला तो मुझे अचानक ख्याल आया बाबा उस बात का, जब 2019 में
एनडीए गवर्नमेंट ने ईडी के कार्यकाल बढ़ाने की बात करी, उनके निदेशकों की 5 साल की, तो कैसे हाय तुपा मचा कि हाय इस तरह से अगर कर दिया गया तो ये ऑटोनोमस अगर दे दिया गया तो इस देश की जो है और दुर्गति होगी, ये लोग तो और बड़े तानाशाह हो जाएंगे, इससे और बड़ा जो है एक अफरा तफरी मचेगी और राजनीतिक और पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं जो खाते खाते मोटे हो गए हैं, आघाते नहीं है खाते खाते, उनके ऊपर और आफत और विपत आ जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार है जिसका फॉर्मूला यही है कि न खाएंगे न खाने देंगे। नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है, सवाल ये है कि जब वही आदमी आप दूसरे पार्टी में रहता है, ठीक, वो कन्विक्टेड, वो दोषी रहता है कथित रूप से, लेकिन आपके पार्टी में आता है तो वो दूध का दुलाव जाता है, ये ऐसा कहना है। आनंद दुबे साहब जल्दी से अपनी बात कहें, मुझे अब वक्त बहुत कम है। आदरणीय महेश जी का कहना है कि न खाएंगे न खिलाएंगे, लेकिन अपने मित्रों को जरूर खिलाएंगे। तो या तो इनके मित्र बन जाइए या तो फिर आप खाना बंद कर दीजिए, 2 चीज। और अगर आदरणीय शरद पवार जैसे हैवी वेट के नेता को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह संज्ञान दिलाना पड़ रहा है कि राजनेताओं पे जो अच्छा काम करते हैं, जो समाज में नेता हैं, उनके ऊपर जांच तो मत करवाइए। अरे भाई, संजय राउत जी के ऊपर जो भी केस आपने किया है वो उससे कानूनी प्रक्रिया से निपटेंगे, वो कानून का जवाब कानून से देंगे। लेकिन यही काम कुछ दिन पहले कांग्रेस के लोग लालू यादव उसको आप प्रताड़ना क्यों देते हैं सज्जन? आप अपने मित्रों को प्रताड़ना कब देंगे? सोनिया जी कर रही थी, आज शरद जी संजय राउत या तो फिर जेल में जाओ। ये क्या मतलब बनता है ना? या तो हमारे पाले में आओ या तो जेल जाओ। को समर्थन और करना जो आपके पास आता है वो संत हो जाता है, और जो आपके पास नहीं होता है कोई संत नहीं होता है। अरे भाई, आपके पास संत है महाराज, आपके पास दूध में धुले हुए बड़े संत हैं, और ये बाबा जी को अच्छे से मालूम है, पूरा रिकॉर्ड है। पिछले 5-8 सालों में, इतने दिनों में 5-8 सालों में चलिए आप 3 मंत्री आपके जेल में हैं, क्यों? आरपीएन सिंह हो, कारण बताइए ना कि क्या दुनिया के बड़े बड़े नेता ऐसे ही जेल भेज दिया, ये सब अब संत हैं। चलिए आप दोनों का हो गया, तो अब एक कंक्लूडिंग रिमार्क में यशवर्धन आजाद साहब से लेता हूं। सर, आप, ये तो नेताओं की डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन जो सवाल मैंने उठाने की कोशिश की है वो बड़े वैसे सवाल है जिसपे की डिबेट होनी चाहिए कि आप लगातार जो है छापों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो आंकड़े भी 600-700 छापे आप मार रहे हैं साल में, कन्विक्शन हो नहीं पा रही है, इतने केसेज में से 1-2 कन्विक्शन होती है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके 2 तरीके हैं भारती जी। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि देखिए, जब भी अरेस्ट होता है ईडी के मामले स्पेशल कोर्ट में जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का है, स्पेशल कोर्ट में जाते हैं। और आप देखिए, अगर केस इतना ही बेकार का केस हो जो उसे बिल्कुल उसी स्टेज पे फेंक दिया जा सकता है, लेकिन कोर्ट जो है, जैसा कि आपने कहा, एक्सटेंड करती है, रिमांड पे ये करती है, तो प्राइमा फेसी एक केस लगता है कि सही है। लेकिन अगर केसेस के एक्विटल बिल्कुल ही इस तरह के हो जिसका कि कोई आधार ही नहीं बनता था, तो ऐसे केसेस में ज्यादा से ज्यादा, जिसको हम कॉम्पनसेशन कहते हैं, वो दिया जाना चाहिए, और जिन्होंने पंजीबद्ध किया है उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करना चाहिए। अगर आप ये चीज अगर कर देंगे, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोकना चाहता हूं, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा नहीं, मेरा ये कहना, आप रेड मारते हैं, आदमी की बदनामी हो जाती है, आप उसके पासपोर्ट बोलते हैं कि आप जब तक जांच पूरी नहीं होगी आप शायद विदेश भी ना जाएं, उनके आप कुछ संपत्ति अटैच कर लेते हैं, लेकिन बाद में आप वो कन्विक्ट आप उसको नहीं कर पाते, तो उसकी तो बदनामी हो गई समाज में। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर किसी की बदनामी हुई है तो उसका बदला इस प्रकार उसको मिलना चाहिए कि उसको भारी से भारी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए पैसे में, जो कि सरकार को देना पड़े, और उस अधिकारी के खिलाफ जिसने ये गलत अधिकार पर ये प्रकरण पंजीबद्ध किया है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 2 चीज अगर आप हो जाए, देखिए अपराध के मामले कम। बहुत अच्छा, ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। इस प्रोग्राम को यहाँ खत्म करने के लिए आप तीनों मेहमानों का, आजाद सराफ का, आनंद दुबे और महेश वर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।